हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? यस। तो दोस्तों, हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर हम लोग ने कल स्टार्ट किया था, जो था ग्रुप ऑडिट्स के बारे में। और आज जो हम लोग खास मिले हैं, उसका मकसद क्या है आप सभी जानते हो कि सर, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग किस तरीके से ऑडिट करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बच्चों आज बातचीत करेंगे, राइट? चलिए, सो लेट्स डिस्कस। सो व्हाट आर दी ऑडिट कंसिडरेशंस। कल हम लोग ने देखा कि किसे एप्लीकेबल है, किसे एप्लीकेबल नहीं है। सीएफएस बनाना एप्लीकेबल है तो किस तरीके से बनाना है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और अपने जो ऑडिटर्स है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसमें हमने कहा कि यस, आपको पूरा ऑडिट अच्छे से प्लान करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या है, उन सब के बारे में आपने इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट करना है, राइट? यस। सो आइए चलिए अभी बात करते हैं ऑडिट कंसिडरेशंस के बारे में। बेसिकली इतना ध्यान में रखना कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं एज एन ऑडिटर्स, तो बॉस इसको नॉर्मल जो हम लोग ऑडिट जो करते हैं वैसा ही अपने को ये ऑडिट अपने को परफॉर्म करना है। Let's discuss. The following features of consolidated financial statements have an impact on the related audit. बराबर, the features of CFS have an impact on the audit procedures. So ये जो है CFS के फीचर्स अपने को ध्यान में रखना है, उसका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नंबर वन, the consolidated financial statements prepared on the basis of separate financial statements of the parent and its components. Components हम सब जानते हैं, subsidiaries, joint venture and associates are prepared on the basis of the financial statements of what? The parent and its components, using consolidation procedures as prescribed under accounting standards under applicable financial reporting framework. So it is prepared as per what? Accounting standards. And the auditor of consolidated financial statement may use the work of other auditors as per requirement of the standards on auditing, unless the auditor of CFS is also the auditor of what? Other components of the group. तो फर्स्ट टू पॉइंट्स आपको समझ में आए? एकदम सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस ही नहीं कर लेना इसके ऊपर। एकदम सिंपल सिंपल है, खत्म करने का बात को आगे बढ़ने का। ये क्या बोल रहा है? ये पेरेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पप्पा, और ये जो है ये यहाँ पे ये है क्या? सब्सिडरीज, एसोसिएट या जेवी, इन सबका मिलके क्या बन रहा है? अपना सीएफएस। तो ये बनेगा सीएफएस, ठीक है? तो ये जो सीएफएस बन रहा है, सो इनका बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो? AS 21, 23, 27। तो ये सब जो है जो जो एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से। अभी ये जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सीएफएस बने, अभी अपन को क्या करना है? इस सीएफएस का ऑडिट करना है। तो इसका जो ऑडिटर है वो कोई और हो सकता है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है अपने को, बराबर है? या तो अगर वो सेम है तो बात ही अलग है। सो वी कैन यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स। नाउ the consolidated financial statements, including intermediate consolidated financial statements, are prepared using separate financial statements of the parent and its components, and also other financial information which might not be covered by separate financial statements of these entities. So ये जो prepare होते हैं using what? Separate financial statements of parent and components। ये यही यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे
इनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। इसके भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। फीचर्स समझ लो पहले, ये फीचर जानना है अपने को। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्लस क्या बोल रहे हैं यहां पे, प्लस देर इज व्हाट, अदर इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो इन सबको मिला के हम लोग क्या करते हैं, सीएफएस बना रहे हैं अपन, ठीक है बॉस, यस। सो ये हो गया कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। अब सवाल ये है सर कि इसके अंदर अपन ने कहा कि देर इज अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो व्हाट इज दिस अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? सो बेटे, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन would include what? Disclosures to be made in consolidated financial statements about components, proportion of the items included in the CFS to which different accounting policies have been applied where permitted, the adjustments made for the effect of significant transactions or other events, और क्या बोल रहा है, other events that occur between the financial statements of the parent and the components as the case may be. Thus, other information would be required to be additionally disclosed. तो ये अदर इंफॉर्मेशन जो है, जो इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये अदर इंफॉर्मेशन जो है, ये क्या कह रहे हैं अपन कि बॉस ये अदर इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मतलब इंडिविजुअली इसमें डिस्क्लोज नहीं होती, ये स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका डिस्क्लोजर होता है। तो जैसे हम लोग क्या क्या देखते हैं कि क्या डिस्क्लोजर होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स आपने शामिल करे, मतलब कौन से जॉइंट वेंचर, कौन सी सब्सिडरीज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कि बाबा ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद जो दूसरे अदर एडजस्टमेंट्स अपन जो कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो किधर आ रही है, ये इधर अदर इंफॉर्मेशन में शामिल हो रही है। बेसिक है, ये फीचर्स को समझना है अपने को, क्योंकि बाद में अपना काम क्या है, इन सब फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए अपना काम, ये सब फीचर्स जो है इसके हिसाब से अपना काम हुआ या नहीं हुआ वो अपने को देखना है बस। क्लियर एकदम बात, वेरी सिंपल। सो ये फीचर्स कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके हिसाब से अपने को आगे का काम करना है, ठीक है, ओके। सो ये बात हो गई। When the auditor accepts, now ये बात समझ में आ गया आपको। सो ये अदर इंफॉर्मेशन की बात करी यहाँ पे उन्होंने, ये कैसे प्रिपेयर होता है, वो इंडिविजुअली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं, अदर इंफॉर्मेशन में डालते हैं, अदर इंफॉर्मेशन में क्या आता है वो बात हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। When the auditor accepts the audit of consolidated financial statements, जब उसने हाँ कर दिया, the auditor should assess whether based on his work alone he would be able to express an opinion on true and fair view presented by the consolidated financial statements. Based on his work alone, क्या वो कह सकता है कि क्या अपन इसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकते हैं या नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, पता। If the auditor is of the view that his own participation may not be enough or sufficient, then he should use the work of other auditors. Now we talk about is, sir, who will be the other auditors? अभी बात करेंगे who is the other auditors। तो बेटा other auditors कौन होंगे यहाँ पे? So other auditors might be statutory auditors of separate financial statements of one or more of components or auditors appointed specifically for assisting the auditor of the consolidated financial statements, where the statutory auditors of one or more of the components of parent are also requested to assist the principal auditor. The work to be performed by such statutory auditors for the use of principal auditor would constitute an assignment separate from the assignment to conduct statutory audit of respective component. SA 600, using the work of another auditor.
एस्टैब्लिशेस, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है. When the auditor reporting on the financial statements of the entity uses the work of another, बराबर, the principal auditor, if decides to use the work, will comply with the requirement of SA 600. In carrying out the audit of standalone financial statements, we will talk about computation of what materiality for the purpose of issuing an opinion on the standalone financial statements of each component would be done component wise on standalone basis. यहां तक आपको समझ में आया कि एक पैराग्राफ पूरा फीचर्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये पूरा ऐसा ऐसा अपन को पढ़ते जाने का एकदम मस्त. ठीक है ना. सो यहां तक अपन ने क्या क्या देखा भाई. सो आइए चलो जरा इसको डिस्कस करते हैं. वायर, ऑडिट कंसिडरेशंस. सो सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं ऑडिट कंसिडरेशंस में कि standalone financial statement of parent plus standalone financial statement of components are used to prepare consolidated financial statements in accordance with applicable accounting standard. उसके बाद there is also plus disclosure of other information. Now the question is, what is this other information? Which includes क्या क्या इसके अंदर आता है, कंपोनेंट्स कौन से इंक्लूड करे गए हैं, डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउट कंपोनेंट्स, proportion of items included in the consolidated financial statements to which different accounting policies have been applied where permitted, and adjustments made for the significant transactions and other events between the components and the parent company. So क्या क्या लिखेंगे यहां पे. नंबर 1, कौन से कंपोनेंट्स हमने यूज किए, proportion of items with different accounting policies where permitted,
other events between parent and component. सो ये एंड एडजस्टमेंट मेड फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। तो ये सारी बातें इसके अंदर आएगी, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट्स मेड फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा। सो यहां पे अपन बुलाते हैं ऑडिटर को। हु विल बी व्हाट? द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बराबर। सो इसे अपन क्या नाम देते हैं? दिस गाय, यू सी दिस गाय, इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर, हु इज गोइंग टू गिव व्हाट? द ओपिनियन, बराबर। सो बेस्ड ऑन हिज वर्क, based on his work, he will express true and fair view. However, if he determines that his work alone is insufficient to express opinion, in this case what will happen? Use work of other auditor, and in this case SA 600 will be shall be complied with. सो ऐसे केस में SA 600 को हमने कंप्लाई करना चाहिए। सो वो जो एक पेज में था, ये उसका बेसिक एक समरी है, ये फीचर्स है। अगर उसका अकेले का काम अगर सफिशिएंट नहीं है तो एक बार वो कंप्लीट कर लेते हैं बचा हुआ पढ़ने का, और फिर जो है हम लोग आगे बात करते हैं। However, with regard to determination of materiality, हाँ अभी एक फिर बात करें materiality। सो computation of materiality, तो materiality का पहले पढ़ लेते हैं। So determination of materiality during the audit of consolidation, the auditor shall consider the following. Materiality के लिए the auditor is required to compute materiality for the group as a whole, ठीक है। This materiality should use to be assess the appropriateness of consolidation adjustments, बराबर, used to assess what the appropriateness of the consolidation adjustments, permanent or current. Then the parent auditor can also use materially computed on the group level to determine whether components financial statements are material to the group, to determine whether they should scope in additional components and consider using the work of another auditor. Principal auditor also computes materiality for each component and communicates to the component auditor if he believes is required for true and fair view on CFS. The principal auditor shall obtain certain confirmations from the component auditors like independence, code of ethics, certain information required for consolidation and disclosure requirements.
सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मटेरियलिटी जो हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं वो हम लोग एक एक कंपोनेंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एंड हम लोग ये जो मटेरियलिटी है मटेरियल इज डिटरमाइंड फॉर ग्रुप एज अ होल, फिर वो किन किन चीजों के लिए यूज हो रही है वो, सो कहां कहां यूज हो रही है वो, नंबर वन एडजस्टमेंट्स के लिए, नंबर टू द पेरेंट ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज द मटेरियलिटी computed on the group level to determine whether the components financial statements are material। बराबर है, मैं ग्रुप लेवल पे मटेरियलिटी डिटरमाइन करूंगा और उसके हिसाब से उसमें का एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है क्या ग्रुप के लिए, एंड टू डिटरमाइन वेदर दे शुड स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स एंड कंसिडर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स एज एप्लीकेबल। तो एक एडजस्टमेंट्स के लिए, दूसरा डिटरमाइन करने के लिए कि दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो इस ग्रुप के हिसाब से कितने मटेरियल है, सो मटेरियलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन सीएफएस एंड टू ऑब्टेन सर्टेन कंफर्मेशंस। तो कौन सी चार बातें हो गई यहां पे, नंबर वन हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, फॉर एडजस्टमेंट्स, वो परमानेंट और करंट। उसके बाद सेकेंड, टू डिटरमाइन whether components financial statements are material to the group, plus using work of अदर ऑडिटर्स। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड लास्ट में टू ऑब्टेन सर्टन कंफर्मेशंस अबाउट कंपोनेंट्स। सो इसके लिए मालिक हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मटेरियलिटी। तो ये मटेरियलिटी हम लोग जो निकालेंगे फॉर द ग्रुप एज अ होल, एंड उसके हिसाब से वो उसका यूसेज जो है वो क्या क्या चीज के लिए यूज करेंगे वो यहां पे लिखा, सिंपल एकदम। सो कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशंस, अपने को ये यहाँ पे एसए नंबर 705 706 मॉडिफाइड एम्फोसिस एंड एसए 600 ये अपने को तो ध्यान में रखना है, सही है एकदम। सो दिस इज व्हाट इज द फीचर्स
और है उसका ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये अपने को देखना है कि ये फीचर्स होते हैं बेसिकली, इसके हिसाब से पूरा अपने को काम करने का है। फटाफट इसको आप अभी लिखेंगे अच्छे बच्चों कैसे, समरी एकदम। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ऑडिट कंसिडरेशंस के बाद हाउ वी आर गोइंग टू कैरी ऑन दी ऑडिट उसके बारे में बातचीत करेंगे। चल।
हेलो बच्चों, राइट फास्ट। चलो, शैल वी प्रोसीड किया दोस्तों। फिर उसके बाद मस्त ऑडिटिंग, अभी अभी ऑडिट कंसिडरेशंस पढ़ लिए। नाउ वी हैव टू कंडक्ट द ऑडिट। ठीक है, चलो लेट्स गो। ओके, so now we talk about is auditing the consolidation. Let's audit the consolidation. Now एक एक पॉइंट आराम से समझने का, बहुत ज्ञान दिया है इस चैप्टर के अंदर। ये कैसा पढ़ने का बताओगे आपको अभी कि बेटा तू अभी जो है ना, ये समझ चुका है अभी कि कंसोलिडेशन होता है सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, एसोसिएट अलोंग विथ पेरेंट। उसके अंदर डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल डिस्क्लोजर्स तो होते हैं, उसके अलावा और एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है प्रिंसिपल ऑडिटर, वो अपना काम करता है और वो ओपिनियन देता है कि वेदर द कंसोलिडेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अब वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ओपिनियन अपने खुद के काम के बेसिस पे। खुद के काम के बेसिस पे अगर उसको लगता है कि मेरा खुद का वर्क सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो अदर ऑडिटर्स की हेल्प लेगा। सर वो अदर ऑडिटर्स कौन होंगे? वो कंपोनेंट के ऑडिटर्स हो सकते हैं और उसको सेपरेट एंगेजमेंट माना जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सर ये सब करके हम लोग ऑडिट करेंगे, बिल्कुल जी, बट इसमें मटेरियलिटी भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी फॉर द ग्रुप एज अ होल, और वो कहां कहां यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। सो ये फीचर्स हमने देखे कि जिसके वजह से ऑडिट पे इंपैक्ट आ सकता है। ये बात जमी क्या आप लोगों को? बिल्कुल जम गई सर। अभी जब हम लोग ऑडिट करेंगे तो अभी आपने ये टॉपिक कैसे पढ़ना है कि भाई अब तेरे को पूरा आइडिया आ गया, दोबारा से मैंने बताया आपको। अब तू यहां से क्लाइंट प्लेस पे जाने वाला है, तो सीएफएस का ऑडिट करने वाला है, तो तुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये काम जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो ये मत सोच अभी कि तेरे को ये एकेडमिक्स के लिए पढ़ना है, छोड़ दे उसको। अभी ये प्रैक्टिकली अपने को ऑफिस में जाके काम करना है, और अभी से जितने भी टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, ऐसा बहुत भारी मजा आएगा। रियल लाइफ में अभी जाना है क्लाइंट प्लेस पे, तेरे को क्या कर रहा भाई, अभी लेक्चर खत्म करके जाना है तेरे को 10-11 बजे ऑफिस, बस वही बात हो रही है। ठीक है जी, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, बिफोर कमेंसिंग, चालू होने से पहले, द ऑडिट ऑफ कंसर्न्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क to enable him to conduct what an effective and efficient audit in timely manner. ये जो बेसिक है हम लोग ऐसे नंबर 300 में पढ़ते ही है कि वेन एवर यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट, बराबर के नहीं, एंड इन दैट यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट विल हेल्प यू टू कंडक्ट योर ऑडिट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इन व्हाट टाइमली मैनर। सो ऑडिट शुरू करने से पहले भाई, भाई दिल से बोल रहा हूं भाई,
ऐसा ही अभी 10 बजे ऑफिस मत जा तू रुक, तो प्लान करके जा भाई पहले। तो क्या करके जाएगा, तो पहले प्लान करेगा। और ये प्लानिंग का फायदा क्या होगा, ऑडिट इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव ऑडिट मतलब क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव ऑडिट मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड। एफिशिएंट मतलब क्या बोल रहे हैं कि विथ लेस रिसोर्सेस मोर इज अचीव्ड। एंड इन टाइमली मैनर मतलब क्या बोल रहे हैं, दैट इज विद इन टाइम, और सिंपल लिख दो विद इन ड्यू डेट। सो इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, बराबर, इन टाइमली मैनर, इन इफेक्टिव मैनर, एफिशिएंट मैनर। सो ये सब कमाल किसका है दोस्त, प्लानिंग। सो अमंग अदर थिंग्स योर प्लान शुड कवर व्हाट, प्लान में क्या क्या आना चाहिए। The auditor should make plans among other things for the following. You need to understand the group structure, कि ग्रुप में कौन से एंटिटीज आ रहे हैं, होल्डिंग कौन से, सब्सिडरी कौन से, एसोसिएट्स कौन से, होल्डिंग तो अपन ही है, ज्वाइंट वेंचर कौन से जो कंसोलिडेशन में आ रहे हैं, एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स क्या क्या लगे हुए, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्या बोलते हैं जनरल एंड एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स, मैनुअल और ऑटोमेटेड। तो सारे कंट्रोल्स को आपने क्या करना है, समझना है। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेना। सेकेंड पॉइंट वो क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं ना, पेरेंट एक अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहा है और कंपोनेंट एक अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहा है, तो उसको समझिए। एज वेल एज द कंसोलिडेशन प्रोसेस, बराबर है, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ द components, foreign components, then determination and programming of nature, timing and extent of audit procedures to be performed based on assessment of risk of material misstatement in consolidation process. Next, extent of use of the other auditors work in the audit and coordinating the work to be performed. तो ये सब जो है दोस्तों, ये क्या करना है अपन ने, ये हमने अपने प्लान में कवर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन। सो फुल फोकस करने का भी मस्त चलेगा ये अभी। सो ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन, लिखना मत, बहुत अजीबोगरीब चार्ट बनने वाला है, बड़ा भारी बनेगा। तो सीक्वेंस आपको बाद में आराम से लिखेंगे, बट पहले समझेंगे। सो ये रहा टाइमलाइन, स्टार्ट करते हैं यहां पे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर कमेंसमेंट चलो आप लोग बोलो, क्या करना चाहिए हमने, प्लान करना चाहिए। क्यों सर जी, फॉर इफेक्टिव, efficient and timely audit, फॉर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली ऑडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ऑडिट को प्लान करेंगे। इस प्लानिंग में वी आर सपोज टू ऑब्टेन व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, वी आर सपोज टू ऑब्टेन व्हाट,
अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा क्या क्या चीजों की समझ लेनी है, प्लानिंग करना है, तो अमंग अदर थिंग्स योर प्लान शुड कवर व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर, अंडरस्टैंडिंग लेंगे अबाउट ग्रुप स्ट्रक्चर, कि आपके जो ग्रुप में कौन कौन आ रहा है वो समझेंगे, प्लस ग्रुप वाइड कंट्रोल्स। तो क्या करना है, ग्रुप स्ट्रक्चर समझेंगे और ग्रुप वाइड कंट्रोल्स जो है वो समझेंगे, फिर वो आईटी कंट्रोल्स, जनरल और एप्लीकेशन, मैनुअल और ऑटोमेटेड, सब चीजों को समझना है। फिर उसके बाद हमें बात करनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज सबकी समझनी है, कि जो भी इस कंसोलिडेशन का हिस्सा है उन सबकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ साथ आपको कंसोलिडेशन प्रोसेस भी आपको समझना है, कि आपने किस तरीके से कंसोलिडेशन किया है। सो यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, द कंसोलिडेशन प्रोसेस, ठीक है, एकदम सही। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अभी क्या करना है अपने को, सो वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट, नेचर, प्लानिंग में वी हैव टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर। सो ये अपने को डिसाइड करना है। सो बेस्ड ऑन व्हाट, रिस्क, बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरएमए, इसके बेसिस पे हमने क्या करना है, ये डिसाइड करना है। उसके बाद जैसे अभी हमने ऊपर वो फीचर्स में बात करी, कि अगर अपना खुद का काम अगर अपने को लगता है सफिशिएंट नहीं है, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी शुड कंसिडर यूजिंग वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड जब आप अदर ऑडिटर्स को यूज कर रहे हो तो प्लान में आपने कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क भी आपने करना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। तो भाई मेरे, ये जो है ये अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, बिफोर कमेंसमेंट ये काम आपका होना बहुत जरूरी है। बिफोर कमेंसमेंट प्लान फॉर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली ऑडिट। उसके बाद अपन बात करेंगे यू हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 5 पॉइंट्स, बिकॉज उसके बगैर तो आप ऑडिट नहीं कर रहे। देन वी गो अहेड। ना अपन सबको पता है, अ पेरेंट which presents consolidated financial statement is required to consolidate all its components in its consolidated financial statements because it is the responsibility of parent, other than for which exceptions have been provided। जो हमने इंटरमीडिएट सब्सिडरी देखी, टेम्पररी कंट्रोल देखा, या इन्वेस्टमेंट कंपनी जो अपने सब्सिडरीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, बराबर एकदम, यस। So have been provided in relevant accounting standard under applicable financial, have been provided in relevant accounting standard under the applicable financial। तो क्या उसने चेक करने का है अपन ने ऑडिट में, कि सारा, फर्स्ट पॉइंट, all the components have been included or not। A parent which presents consolidated financial statement is required to consolidate all its components, सब आने चाहिए except for those who are exempted। Therefore as an auditor क्या करना चाहिए, obtain a list of all the components that is included in the consolidated financial statements and review the information provided by the management of the parent identifying the components। Auditor should verify that all the components have been included in the consolidated financial statements unless these components meet criteria for exclusion। So simple। सो अब यहां पे सेकेंड स्टेप
जो अपना यहां पे आ रहा है ऑडिट का, वो क्या है? सेकेंड स्टेप अपन बात करते हैं। बढ़िया चल रहा है एकदम? अरे बहुत बारिश। सो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं? ऑल कंपोनेंट्स should be included in consolidation except for ones for whom exemption is granted. Auditor to obtain list from parent of all components and verify whether all have been included in consolidation. क्या बात। सो फर्स्ट बिफोर कमेंसमेंट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि ऑल कंपोनेंट्स शुड बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव बीन ग्रांटेड व्हाट एक्सक्लूजन। सही है। आगे फोर्थ पॉइंट, in respect of completeness of is this information we should perform the following procedures. Review is working papers for prior years for the known components. तो सारे इंक्लूडेड है या नहीं, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? सो रिव्यू द वर्किंग पेपर्स फॉर द नोन कंपोनेंट्स। पिछले साल भी तो हुआ होगा ना, पिछले साल भी तो कंसोलिडेशन किया होगा, तो उसमें किसको किसको शामिल किया गया था? देखो उसको कि वो सही में शामिल हुए या नहीं हुए। फिर उसके बाद पेरेंट्स प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इसको शामिल होना चाहिए? नए सब्सिडरीज, नए जॉइंट वेंचर्स, हाउ पेरेंट इज आइडेंटिफाइंग। फिर मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पूछो कि एनी न्यू कंपोनेंट्स और एनी कंपोनेंट गोज आउट, न्यू कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट दैट गोज आउट ऑफ द कंसोलिडेशन। स्टेप बाय स्टेप एकदम लॉजिकली तुमने क्या करना है अभी जाने का, और सबसे पहले लास्ट प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स देखने का कि कौन से थे। मैनेजमेंट को पूछो तुमने कैसे आइडेंटिफाई किया। फिर उनको पूछो कोई बाहर गया क्या या कोई और अंदर आया क्या। समझा? यस। फिर उसके बाद अब वो जो बोलेगा उस पर सब पे थोड़ी भरोसा करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग। रिव्यू जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स एज एप्लीकेबल। इन्वेस्टमेंट्स देखो, जॉइंट वेंचर्स देखो। अदर अरेंजमेंट्स entered into by the parent that not have been included in the CFS by the group. Statutory records को चेक करो, maintained by the parent. For example, registers under 186 and 190 investments की बात करता है वो. And identify the changes in the shareholding that might have taken place during the reporting period. तो ये सब जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सही में ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हुए हैं या नहीं।
सो अपन क्या करेंगे यहां पे, when we have to establish whether all components have been included, so what we are going to do is, these are the procedures that we are going to perform, बराबर. So to identify it, procedures are as follows. एक काम करते इधर, सो क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस फॉर completeness of this information. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, previous known components we have to check for what, known components. क्या बोला अपन ने मैनेजमेंट को जाके बोलने का कि भाई तुम्हारे कौन से जो नॉन कंपोनेंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो हमको, बराबर है. फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स प्रोसीजर्स, किसके लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन for identification of what components. क्या हो रहा है इसको, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट कंपोनेंट्स. पेरेंट का प्रोसीजर क्या है, पहले तो अपन ने प्रीवियस रिकॉर्ड देखने का, फिर अभी का देखने का, पेरेंट के प्रोसीजर्स देखने के कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करते, फिर उनसे ही अपन ने इंक्वायरी करनी है. इंक्वायरी किसके लिए, न्यू कंपोनेंट्स, ऐसा लिख दूं यहां पे, फॉर एडिशन और डिलीशन, फॉर द वंस हु केम इन और हु वेंट आउट, बराबर है. यस. इंक्वायरी के साथ साथ अपन ने रिव्यू इन्वेस्टमेंट, क्या बोला अपन ने, सो उनके इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करने का. इन्वेस्टमेंट्स ऑफ व्हाट, रिव्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ होम, तो रिव्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पेरेंट, बराबर है कि उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया जिससे अपने को शेयर होल्डिंग पता चले, और वो शेयर होल्डिंग पता चलने के बाद सब्सिडरी कौन सी क्या है वो पता चलेगा. फर्स्ट नॉन कंपोनेंट्स. सेकेंड पॉइंट अपन ने पेरेंट के प्रोसीजर्स को समझना है कि हाउ डू दे आइडेंटिफाई, उनसे इंक्वायरी करो और फिर इन्वेस्टमेंट्स भी चेक करो. क्लियर है एकदम. यस. फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में जॉइंट वेंचर्स को चेक करो या जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट्स और अदर अरेंजमेंट्स जो आपने किए हैं, तो जिससे आपको पता लग सकता है कि ये है या नहीं. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स देखने हैं कंपनीज एक्ट के अंदर जो आपने मेंटेन करे हैं. सो यू फोकस ऑन दी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स. दो सेक्शंस कौन से थे वो, 186 एंड 190, 186 एंड 190 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो ये दो रिकॉर्ड्स आप देख लेना, बराबर है, जो इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है.
So statutory records under section 186 and 190. एंड लास्ट पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं, जो देखना है वो क्या, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग। सो बेटा ये जो है ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन में सारे आइटम्स इसके अंदर आ रहे हैं। ये बेसिक एकदम अपना ऑडिट का लॉजिक दिमाग में एकदम सिंपल कि भाई प्रीवियस कौन से कंपोनेंट्स थे, वो अपने वर्किंग पेपर्स को देखने का, वर्किंग पेपर्स देखने के बाद अपन ने क्या करने का, मैनेजमेंट ने कैसे उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया वो हम लोग देखेंगे, उनका प्रोसेस स्टडी करेंगे। वो प्रोसेस स्टडी करने के बाद थर्ड पॉइंट हम लोग उन्हीं से इंक्वायरी करेंगे कोई गया कोई आया क्या। उसके बाद सिर्फ इतने पे भरोसा नहीं रखने का, अपन ने क्या करने का, वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, तो मोर एविडेंस वी वांट, तो इतने में गिव अप नहीं करने का। फिर अपन ने क्या करने का, उनका इन्वेस्टमेंट देखने का, फिर उसके चेंजेस देखने के। तो ये सब बातें जब अपन देखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अपने को पता चलेगा कि भाई उनका क्या होल्डिंग है और वो सारे उसके हिसाब से उस लिस्ट के अंदर आए या नहीं आए। समझा? तो ये अपने 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ सकते हैं यहां से, बहुत बढ़िया। आगे इन सारी बातों को डॉक्यूमेंट करना है, द प्रोसीजर्स परफॉर्म फॉर असेसिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, ये ऐसा चलते जाने वाला है। ये ऐसे जो अपन ये बात कर रहे हैं ना, अपन ऐसे चलते जाएगा, ये ऐसे तो समरी बनाते जाएंगे, मजा आएगा। तो ये सब जो बातें हैं अपन जो यहाँ पे कर रहे हैं, इस सबको अपन ने क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को हमने करना है, इन सारी बातों को हम करेंगे डॉक्यूमेंट। क्लियर है एकदम? भारी चार्ट बन रहा ना, एकदम मजा आ रहा है सर, सही में मजा आ रहा है, भारी दिख रहा है। सो इन सारी बातों को हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, लेट्स गो। आई नाउ there would be what various means by which control, joint control और significant influence, क्योंकि आप समझिए अगर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडरी भी है, अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडरी मतलब अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग है तो वो तो है ही है, बट उसके अलावा अगर अपन क्या बोल रहे हैं कि अपना अगर उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं, हम उनके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, तो वो डीम्ड सब्सिडरी बन जाती है। सो वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्टेन। In this regard, we have to verify the board's minutes, shareholders' agreements entered into by the parent, and agreements with entities to it. Parent might have provided any technology, agreements where technology or know-how, enforcement of statute, as the case may be. The auditor may also review the minutes of the board of directors, subsequent minutes of the meetings subsequent to the year end, to understand if there has been any liquidation of investment or any further investment, as they may provide further evidence to understand if the control was meant to be टेम्पररी इन नेचर और अदरवाइज। क्योंकि टेम्पररी कंट्रोल जिसका होता है, तो ये टेम्पररी क्या क्या होता है, ये एग्जेम्प्टेड होता है ना ये। तो अपने को देखने का इनके मिनट से कि अगर वो सब्सिक्वेंटली लिक्विडेट किया है, सेल ऑफ किया है, तो अपन हाँ भाई अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ भाई कंट्रोल वॉज टेम्पररी, इंटेंशन वॉज क्लियर। बट अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना दोस्त। सो यहाँ पे अपने को जो डीम्ड सब्सिडरीज की जो बात हो रही है उसके बारे में देखना है। सो इधर अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं यहाँ पे,
तुमसे बनेगा ना ऐसा? अच्छा, बनाना पड़ेगा आपको भी। सो इसके अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं यहां पे किसके बारे में, कि वी हैव टू एस्टैब्लिश व्हाट, द कंट्रोल। एस्टैब्लिश कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो ये हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? सो वी विल वेरीफाई मिनट्स बराबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बराबर, ये हम लोग देखेंगे। फिर सेकंड, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट विच आर बीइंग एंटर्ड इनटू बाय द पेरेंट बराबर है। उसके बाद अग्रीमेंट्स टू प्रोवाइड टेक्निकल टू प्रोवाइड व्हाट, टेक्निकल नो हाउ बराबर, तो टेक्नोलॉजी या नो हाउ बराबर, और एनफोर्समेंट ऑफ स्टैच्यूट। तो ये सारी चीजें, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि क्या हमारा कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं। एंड नंबर वन, नंबर फोर, रिव्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनट्स subsequent to year end for liquidation or sale of investments to establish टेम्पररी कंट्रोल। क्योंकि अगर वो टेम्पररी कंट्रोल है तो फिर अपन क्या बोलेंगे भाई कि ओके, इसको तो एक्सक्लूड करना ही है अपने को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। अभी नेक्स्ट, वेर अ कॉम्पोनेंट हैज बीन एक्सक्लूडेड, अपने को बताना एग्जेम्पशन है। टेम्पररी कंट्रोल अगर है तो, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो, या वो इंटरमीडिएट सब्सिडरी है तो। So where a component has been excluded, the auditor should examine the reasons for exclusion and whether such exclusion is in conformity with the applicable financial reporting framework. Right? For example, under companies accounting standard rules, there could be two reasons for exclusion of subsidiary, associate, or jointly controlled entity: that the relationship with the parent of the subsidiary is intended to be temporary, or the subsidiary associate operates under a severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent। बराबर, सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है कि हम आपको पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब मुझे अगर आपसे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, आप पैसा दे ही नहीं सकते, लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस, तो खत्म। सिमिलरली, अंडर कंपनीज एक्ट, इंटरमीडिएट सब्सिडरी इन इंडिया not required to present consolidated financial statements if it meets the following condition। और वो वही conditions है, ये हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, Ind AS 110 also prescribes certain criteria where CFS is not required।
So in such cases, the auditor should satisfy himself that exclusion made by management falls within these categories. Example, in case of the entity which is excluded from consolidation on the ground that relationship is temporary, he should verify that intention of the parent, dispose of the subsidiary investment associate in the near future, dispose in near future, existed at the time of acquisition, making investment in associate or joint control. The auditor should verify that reasons for exclusion are given in the consolidated financial statements. If any entity is excluded from CFS for the reasons other than those allowed by applicable, the auditor should consider the effect on the audit report. क्लियर है एकदम? सो ऐसा कुछ बात यहां पे हो रहा है. सो अभी यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑल कंपोनेंट्स तो इंक्लूड होना चाहिए, बट अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट. So we now talk about exclusions. ठीक है. सो एक्सक्लूजन क्या बोल रहे हैं यहां पे? टेम्पररी कंट्रोल. सो टेम्पररी कंट्रोल auditor should verify the intention. ऑडिटर ने क्या चाहिए करना चाहिए? वेरीफाई दी इंटेंशन की बाबा ये सही में वैसा जो है ये इंटेंशन है या नहीं है. करेक्ट है एकदम? यस सर. उसके बाद अपन बात करते हैं आगे. सेकेंड पॉइंट क्या बोला उसने? इंटरमीडिएट सब्सिडरी, इसको भी रिक्वायर्ड नहीं है. अगर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर फंड्स टू पेरेंट, तो ये सब रीजंस के वजह से आप एक्सक्लूड कर सकते हो. तो इसमें अपना काम क्या है? गिव रीजंस इन consolidated financial statements for exclusions. You have to give what? Reasons in CFS. और अगर नहीं दिए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा ये भी आपको स्टडी करना है. बहुत ही शानदार. उसके बाद आगे बढ़ता है. 10 पॉइंट है टोटल. 9th, the auditor should examine whether there is any change in status of a component, example subsidiary to associate or JV to associate. In such cases he should examine whether these changes have been appropriately accounted for in the CFS as required by the relevant accounting standard. ठीक है.
as per applicable AS whether it has been properly accounted for. चलो Whew. अभी क्या बोल रही है एप्लीकेबल एएस के हिसाब से, अभी ये जो है क्या बोल रहा है, ये क्या क्या काम करना है ये एएस के हिसाब से, आइए जरा इसको पढ़ते हैं। इन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेशन, एकदम सिंपल रीडिंग है, सिंपल एएस का लाइन दिया हुआ है। तो कंसोलिडेशन एज पर एएस कैसा, लाइन बाय लाइन आइटम अपन मर्ज करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट या अपन क्या बोलते हैं उसको करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, एएस को फॉलो किया कि नहीं, तो वो सब इसके बारे में बात हो रहा है। प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन, सो इसमें क्या है, अपने को क्या देखना है, लाइन बाय लाइन बेसिस एडिंग टुगेदर द लाइक आइटम्स, बराबर है, ऐड करने का, कंबाइन करने का लाइन बाय लाइन आइटम, एसेट लाइबिलिटी इनकम कैश फ्लो, एंड देन सर्टेन कैलकुलेशंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल कब आता है, कैपिटल रिजर्व कब आता है, ये परमानेंट एडजस्टमेंट में बताया आपको कल कि परचेस कंसिडरेशन इफ इट इज ग्रेटर देन योर नेटवर्थ गुडविल लेस कैपिटल रिजर्व। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो 49% जो स्टेक होल्डर्स है उनका दिखाना है क्योंकि बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। एंड एडजस्टमेंट्स लाइक एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, balances and unrealized profits is made in accordance with AS 21. So line by line items add करने का, गुडविल कैपिटल रिजर्व का एडजस्टमेंट दिखाने का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एलिमिनेशन, सारे एडजस्टमेंट्स, तो ये सारा AS 21। एसोसिएट्स में अगर बात करें, ये किसकी बात हो गई यहाँ पे, ये इधर सब्सिडरी की बात हो गई। अब उसके बाद यहां पे चर्चा हो रही है किसके बारे में, एसोसिएट्स की बात हो रही है। used for equity method as prescribed AS 23, बराबर है, accounting for investments in associates in consolidated financial, a parent that has interest in jointly controlled entity reports its interest to CFS using what, AS 27, financial reporting in joint ventures. So AS 21, 23, 27, many of the procedures for application of the equity method and proportionate consolidation are similar to the procedures under AS 21. So ये है। ठीक है, इन एएस को अपने को क्या करना है बॉस, फॉलो करने का है। ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो ये सब आपको देखना है यहाँ। फॉर कंसोलिडेशन इन सब्सिडरीज, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम बातें लिखिए, लाइन बाय लाइन बेसिस, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स, सेम लाइंस पे, एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। सो ये जो है ये बी वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिएगा,
फिर आगे बढ़ते हैं। झाले का डन क्या? चलो भैया। ओके, सो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? The audit should verify that the adjustments warranted by the relevant accounting standards under applicable financial reporting framework been made wherever required and have been properly approved by management. Highlight करिए जो बता रहा हूँ. The adjustments been made and approved. The preparation of CFS gives rise to permanent consolidation adjustments and current period consolidation adjustments. The audit should pay attention to off-balance sheet entities, which sometimes do not qualify for the definition of subsidiary. However, parent might have transferred risk of various business. Further, de facto control should be considered. De facto control means what? An investor with less than majority of the voting rights has ability to direct the relevant activities unilaterally, single-handedly. मतलब deemed subsidiary के लिए जो होता है. So adjustments की जो बात हो रही थी यहाँ पे, बराबर है, जो होनी चाहिए थी वो हुई है या नहीं, वो अपने को देखना है. ठीक है. सो लास्ट पॉइंट जो फाइनली एडजस्टमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं. सो क्या लिखना है यहाँ पे? सो जो भी एडजस्टमेंट्स विच आर टू बी क्या करते चाहिए करने चाहिए थे. सो वेदर द एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड and whether those adjustments have been approved by management. Adjustments में permanent and current period. ओके, भारी ना रे, क्या भारी चार्ट बनाए ना. 10 पॉइंट का पूरा वन गो में, बहुत ही बढ़िया. चीटिया. सो ये ऑडिट कंसिडरेशंस में स्पेशल कंसिडरेशंस पढ़ेंगे, बट एक राइटिंग पार्ट के बाद. चलो, सो फटाफट लिखेंगे इसको. कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं आप लोग. पहले आप लोग हॉरिजॉन्टल पेज पे लिखेंगे इसको. पहले पूरा स्पेस कितना लग रहा है वो एक बार देख लो. हॉरिजॉन्टल पेज पे लिखेंगे.
और पहले जितना मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उतना आप पहले लिख लेंगे, फिर आगे आगे जाके वो उसको कंप्लीट करना। पहले जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना लिख लेना। ध्यान में रखना नीचे और पॉइंट है, और वो नहीं भी हुआ तो वो ऑल को सर्कल करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे उसको लेके चले जाएंगे। चलो।
चलो बॉयज एंड गर्ल्स, राइट फास्ट फास्ट। अगले 2 मिनट में जितना भी स्क्रीन पे है इसको लिख लेना है। नहीं हुआ है तो इसका फोटो खींच लो, बाद में कंप्लीट करना। फिर राइट साइड का थोड़ा सा जो बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है वैसे तो, राइट साइड का जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखेंगे, फिर नीचे वाले पार्ट पे चलेंगे।
चलो बॉस, लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। बहुत लिखा आपने, बहुत 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 लिखा। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार इसका क्विकली खचाक फोटो निकाल लो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक देख लो, एक बार क्विकली खचाक कर लो। डन। ओके, चलो लेट्स गो। स्पेशल कंसिडरेशन, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, इसको वेरीफाई करना है। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, इसको वेरीफाई करना है। फिर ये सब पढ़ना है। चलो, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, ये देखो, ये एफआर में आप लोग पूरा पढ़ते हो, और आगे का जो भी टॉपिक है ना, ये कैसा है दोस्त, ये जो है इसके अंदर क्या होता है, हम लोग बात करते हैं अबाउट कि क्या प्रोसीजर है कंसोलिडेशन का। मतलब फर्स्ट इतना जो अपन देखेंगे ना अगले पैराग्राफ में, पहले बताएंगे आपको प्रोसीजर क्या है और फिर उसको कैसे ऑडिट करना। तो ऐसा चल रहा है। सो परमानेंट में फटाफट ये चीजें ध्यान में रखो, बहुत इजी है। फर्स्ट ओकेजन पे करी जाती है, और सब्सिक्वेंट ओकेजन्स में व्हेन देयर इज अ चेंज इन शेयर होल्डिंग। ये फर्स्ट टाइम जब सब्सिडरी बनता है तो इस टाइम पे तो करना ही है, बट उसके बाद जब ये सब्सिडरी चेंज हो जाती है अपनी, मतलब सॉरी शेयर होल्डिंग चेंज हो जाता है, तो उस समय पे ये करना है। सो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब माइनॉरिटी कौन होता है बॉस? जो अपना 49% या उससे कम 51% हो गया तो सब्सिडरी अपन अपन होल्डिंग ना, जो होल्डिंग के अलावा जो बचते हैं वो माइनॉरिटी। गुडविल अपन कब कहते हैं, कब कहेगा बॉस गुडविल? सो गुडविल मतलब पेड अप परचेज कंसिडरेशन। पीसी लिखू चलेगा? परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेटवर्थ, कैपिटल रिजर्व इज परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेटवर्थ। सो ये जो है ये एडजस्टमेंट्स है। तो अपने को दो चीजें परमानेंट एडजस्टमेंट्स में वेरीफाई करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना एट्रीब्यूटेबल है इक्विटी, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सो बस ये एडजस्टमेंट है। अरे बहुत सिंपल है, ये एडजस्टमेंट है दोस्त। दिस इज द एडजस्टमेंट, जो बॉक्स में डाला ना अपन ने यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट है। अभी इसको वेरीफाई कैसे करने का, वो अपन को चेक करने का कि वेदर दिस कैलकुलेशंस हैव बीन मेड व्हाट करेक्टली। खत्म, ऐसे ही है। अभी है बताएंगे कंसोलिडेशन में जो जो अपन ने अभी देखा, लाइन आइटम मर्ज होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो ये सब अपन ने देखने का है। पहले वो बताएगा आपको कि क्या है व्हाट, ये आपको बताएगा इधर, और फिर उसके बाद आपको इसको ऑडिट कर लेने का है। ऐसा तो चलो वेरीफाई करते हैं। सो ऑडिटर शुड पे अटेंशन टू व्हाट? Particular attention to determination of pre-acquisition reserves of the components, date of investment in the components, assume the importance in this regard, क्योंकि जिस दिन पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस दिन का नेटवर्थ, उस दिन का कैपिटल रिजर्व्स आपकी क्या है वो आपको देखना है। Then they examine whether pre-acquisition reserves been allocated appropriately between the parent and the minority interest or non-controlling interest of the subsidiary, and verify changes that might have taken place in these permanent consolidation adjustments on account of the subsequent acquisition of shares in the components. तो अभी इसके अंदर तीन बातें क्या बोला है भाई, कि आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहले यू शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू प्री-एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ द कंपोनेंट्स। सब्सिडरी के प्री-एक्विजिशन रिजर्व्स कितने थे उस पर फोकस करो, और आपने किस दिन पे इन्वेस्टमेंट किया वो आप ध्यान दो। पैसा दिया,
अब उसके बेसिस पे गुडविल और माइनॉरिटी, सॉरी, गुडविल का पैसा या कैपिटल रिजर्व का पैसा वो आपको बांटने का है पेरेंट में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। उनके पहले रिजर्व्स कितने थे, कब आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ये बांटना है आपको किसके बीच में, पेरेंट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और अगर आपने बाद में और एक्विजिशन किया है तो उसमें चेंजेस होएगा, वो भी आपको देखना है। सिंपल एकदम, यस। It may happen that while working out the permanent consolidation adjustments in the case of one or more subsidiary, कहीं गुडविल अराइज होगा या कहीं कैपिटल रिजर्व अराइज होगा। The parent may choose to net off these amounts to disclose single amount in the consolidated balance sheet where permitted by applicable FR. In such cases, the auditor should verify that the gross amounts of goodwill and capital reserves arising on acquisition of various subsidiaries have been disclosed in the notes, मतलब डिटेल्स में दिखाना उसको, टू रिफ्लेक्ट द एक्सेस और शॉर्टेज ओवर पेरेंट्स पोर्शन। तो हर एक का आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है उसको। सो कहीं गुडविल हो सकता है, कहीं कैपिटल रिजर्व हो सकता है, आप उसे नेट ऑफ कर सकते हो, बेस्ट है। सो ये हो गया आपका करंट परमानेंट एडजस्टमेंट्स, गो थ्रू इट। सो क्या क्या बात हुई यहां पे अपनी, एकदम सिंपल। परमानेंट एडजस्टमेंट में गुडविल, कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद अपने को देखना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना इक्विटी एट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, माइनॉरिटी, और इसमें बांट देना आपको पेरेंट में, खत्म। तो ये कंसोलिडेशन में हो रहा है। करंट पीरियड में adjustments are those adjustments that are made in the accounting period for which the financial statements are done. तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी परचेज एंड सेल। सो ऐसा आपको क्या करना है, सिर्फ थर्ड पार्टी का, अपन होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में जो हुआ है उसको नॉक ऑफ कर देने का है। सो द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स दे रिलेट टू एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस, इंक्लूडिंग क्या क्या है, इंटरेस्ट, मैनेजमेंट फीस एटसेट्रा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, deferred taxes, indebtedness, harmonizing different accounting policies, adjustments to the financial statements for recognized subsequent events. So उसमें टू टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। First type of subsequent event consists of events or transactions that provide additional evidence about condition that existed as on the date of financial statements, including estimates inherent in the process of preparing. And subsequent event consists of the events that provide evidence about conditions did not exist as on the date of financial statement but arose subsequent to that date. तो पहले आप समझ लिए कि ये पेज में क्या है कंटेंट, कि व्हाट इज करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। सो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स मतलब जो हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इंटर ग्रुप बैलेंसेस या ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको नॉक ऑफ करते हैं। उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो टाइप के हैं, जो एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि 31 मार्च को वो कंडीशन थी, या 31 मार्च को कंडीशन नहीं थी बट आपको बताता है कि अब वो आ गई है। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट
which do not require adjustments would require disclosure, not require disclosure, although they may be such significance that may require disclosure, right? For such events, following shall be disclosed: nature of the event, estimate of the financial effect. ठीक है, सो ये बातें हो गई यहां पे। अभी और कौन से आते हैं? अफेक्ट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, foreign component to convert components audited financial statements under local GAAP, movement or in equity attributable to the minority's interest. Barabar, it should be noted that under Ind AS, non-controlling interest can also be a negative balance and adjustment to deferred tax. So the adjustments required in preparation are made in the memorandum records kept for the purpose of parents. ये होने के बाद auditor should review the memorandum records to verify the adjustment entries and auditor should enter alia among other things. ये सारी बातें ऑडिटर ने अभी वेरीफाई कर दी, समझा गया? सो पहले आप ये जो 10 जो पॉइंट है इसको समझिए कि बॉस इसके अंदर कौन सी बातें जो करंट पीरियड एडजस्टमेंट में आ रही है, इसको आप याद कीजिए। रीड। ये अच्छे से पढ़ो तो फिर क्या हो जाएगा, जो वेरीफाई करना है वो वाला पार्ट आपको सही से समझेगा। चलो, सो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ऑडिटर शुड वेरीफाई व्हाट, कि भाई ये बैलेंसेस बराबर से एलिमिनेट करे गए हैं या नहीं। वेरीफाई द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द लाइक ट्रांजैक्शंस, adequate disclosures have been made in accordance with AS 21 to harmonize, and if there are different accounting policies that you have to harmonize them. Applying a requirement is impracticable when entity cannot apply it, making every reasonable effort to do so. But while preparing CFS under Ind AS, the auditor should ensure appropriate adjustments are made. Verify adjustments made to harmonize different accounting policies. Calculation of minority interest. Adjustments to deferred tax. Income and expense that subsidiary are included in CFS from the date it gains controls until the date when the entity ceases to control. यहां से जो पॉइंट्स है ये हम लोग बेटे फिर कल शुरू करेंगे, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ते हैं। आज इतना जितना भी पढ़ा हमने एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, कल फिर हम लोग इसके और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग और ऑडिट के पॉइंट्स जो है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर ऑडिटर ने ये करना चाहिए, फिर से आपको बोलेंगे ऐसा ऐसा होना चाहिए ऑडिटर ने। और हाँ, होमवर्क के लिए अच्छा हुआ वो वाला पॉइंट तो हम लोग कल मिलके पढ़ेंगे। ये वाला जो पॉइंट है आप होमवर्क के लिए पढ़ लेना इसको। SFIT का रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस किस चीज के लिए चाहिए,
ये रिपोर्टिंग वाला पॉइंट जो है होमवर्क के लिए पढ़ लेना, जो ओपिनियन देना है अपने को अलग अलग टाइप के। फिर ये वाले अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे बाद में। 600 ये वाले फिर पॉइंट्स जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। बट वो बस रिपोर्टिंग और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये वाले 2 पॉइंट्स आप पढ़ लेना, और बाकी कल आराम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आज एक बार पूरा जितना भी हमने पढ़ा था, कल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, फिर आज हम लोग आए और आज हम लोग ने पूरा कैसे ऑडिट कंसिडरेशंस हम लोग ने क्या क्या ध्यान में रखना है, एंड ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं उसका देखा। फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा वो बिफोर कमेंसमेंट, फिर वो प्लानिंग करने का, और ये सारी बातें वो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, काफी इजी है। फिर स्पेशल कंसिडरेशन में परमानेंट एडजस्टमेंट देगा, करंट एडजस्टमेंट का यहाँ से अभी हम लोग आगे पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे, और एक एक चीज को बस उसको अच्छे से वेरीफाई करना है, राइट। कल मिलेंगे और कल इसको हम लोग निपटा देंगे इस चैप्टर को। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का अपना आखिरी चैप्टर रहेगा, फिर अपने 2 मॉड्यूल्स डन एंड डस्टेड। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।